नमस्ते। चलिए आज दुनिया की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक को समझते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसे शुरू करने के लिए किसी भी कोडिंग एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। हम मशीनों से यानी अपने कंप्यूटर से ये कैसे कहें कि उन्हें करना क्या है? देखिए, जैसे हम आपस में बात करने के लिए हिंदी या इंग्लिश यूज करते हैं ना, ठीक वैसे ही कंप्यूटर से बात करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं और जावास्क्रिप्ट उन्हीं में से एक है। तो आज हम इन 6 जरूरी हिस्सों को कवर करेंगे जो हमें जावास्क्रिप्ट की नींव को समझने में मदद करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट असल में है क्या? ये टेक इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर लैंग्वेजेस में से एक है, खासकर जब बात आती है वेबसाइट बनाने की या वेब डेवलपमेंट की। ये ना एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। हम कोड के रूप में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंप्यूटर उन्हें पढ़ता है यानी प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट के तौर पर रिजल्ट देता है। अब ये चाहे एक सिंपल सा कैलकुलेशन हो या फिर एक पूरी की पूरी वेबसाइट। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब थोड़ा प्रैक्टिकल पर आते हैं। सवाल यह है कि एक बिगिनर अपनी पहली लाइन का कोड आखिर लिखेगा कहाँ? तो हमारे पास ना 2 मेन ऑप्शंस हैं। एक है ब्राउज़र कंसोल जो फटाफट कुछ ट्राई करने के लिए बेस्ट है, और दूसरा है वीएस कोड जैसा एक कोड एडिटर जो असली प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है। हम शुरुआत कंसोल से ही करेंगे। जावास्क्रिप्ट में कुछ भी प्रिंट करने या देखने का सबसे बेसिक तरीका है console.log कमांड। ये कमांड कंसोल को बस इतना कहता है कि हे, मुझे ये मैसेज दिखाओ। चलिए अपना पहला कोड लिखते हैं। ये कमांड बस कंसोल पर वेलकम टू अपना कॉलेज टेक्स्ट प्रिंट कर देगा। और यकीन मानिए, प्रोग्रामिंग में ये पहला कदम उठाना ही एक बहुत बड़ी जीत है, तो बधाई हो। बहुत बढ़िया। अब हम मैसेज तो दिखा सकते हैं, लेकिन अगला कदम है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। और इसके लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल्स का। एक वेरिएबल को आप डेटा के लिए एक कंटेनर जैसा समझ सकते हैं। जैसे किचन में हर मसाले का अपना एक डब्बा होता है ना, वैसे ही प्रोग्रामिंग में हर जानकारी को एक वेरिएबल में रखा जाता है। अब इन वेरिएबल्स को नाम देने के कुछ सिंपल रूल्स हैं। नाम केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब स्मॉल एज और कैपिटल एज 2 अलग-अलग चीजें हैं। और कुछ खास सिंबल्स का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। इसे आप जावास्क्रिप्ट की अपनी ग्रामर समझ लीजिए। इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड तरीका फॉलो किया जाता है जिसे कहते हैं कैमल केस। इसमें पहले शब्द का पहला अक्षर छोटा होता है और उसके बाद के हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल। इससे कोड को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें उसे ऑफिशियली डिक्लेयर करना पड़ता है, मतलब बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल मौजूद है। इसके लिए हम कुछ खास कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वार जो है वो पुराना तरीका है, इसलिए मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हम लेट और कॉन्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि लेट की वैल्यू बाद में बदल सकती है, जबकि कॉन्स्ट की वैल्यू फिक्स रहती है, वो नहीं बदलती। वेरिएबल्स ना अलग अलग तरह का डेटा रख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक डब्बे में आप लिक्विड, सॉलिड या पाउडर कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए कुछ मेन डेटा टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहला और कॉमन है स्ट्रिंग। ये टेक्स्ट के लिए होता है। कोई भी नाम, कोई मैसेज या अक्षरों का कोई भी ग्रुप एक स्ट्रिंग होता है, जिसे हम आमतौर पर कोट्स के अंदर लिखते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, हमने फुल नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया है और उसमें टोनी स्टार्क स्ट्रिंग को स्टोर किया है। अगला टाइप है नंबर। ये तो नाम से ही साफ है। ये किसी भी तरह की संख्या के लिए है, चाहे वो पूरी संख्या हो या फिर डेसिमल वाली। यहां देखिए, एज एक पूरी संख्या है और प्राइस एक डेसिमल नंबर है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में दोनों को नंबर डेटा टाइप ही माना जाता है। फिर आता है बूलियन। ये लॉजिक के लिए बहुत जरूरी है। इसकी सिर्फ 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, या तो सही ट्रू या गलत फॉल्स। कोड में फैसले लेने के लिए यह बहुत काम आता है। सोचिए, किसी सोशल मीडिया ऐप में इस फॉलो जैसा एक बूलियन ये ट्रैक कर सकता है कि कोई यूजर किसी और को फॉलो कर रहा है या नहीं। इसके अलावा 2 और हैं। एक है अनडिफाइंड, जिसका मतलब है कि वेरिएबल तो बना दिया गया है लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं डाली है। और दूसरा है नल, जिसका मतलब है कि जानबूझकर उसे खाली छोड़ा गया है। ऑलराइट, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे एक साथ लाते हैं और कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट हमें एक दूसरे से जुड़े हुए डेटा को एक साथ रखने में मदद करता है।
मतलब किसी एक चीज के बारे में अलग अलग वेरिएबल्स बनाने के बजाय, जैसे नेम, एज, हम उन सभी को एक ही पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर रख सकते हैं। तो चलिए एक प्रैक्टिस करते हैं। सोचिए किसी ई-कॉमर्स साइट पर एक प्रोडक्ट है। हम उसकी सारी जानकारी, जैसे उसका नाम, रेटिंग, कीमत, इन सबको एक ही ऑब्जेक्ट में कैसे स्टोर करेंगे? तो देखिए, हम एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाते हैं प्रोडक्ट नाम से, और इसके अंदर हमारे पास कीज हैं, जैसे टाइटल जो एक स्ट्रिंग है, रेटिंग जो एक नंबर है, और प्राइस जो भी एक नंबर है। हर की के साथ उसकी अपनी एक वैल्यू है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। भले ही प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट एक कॉन्स्ट है, जिसका मतलब है कि हम पूरे प्रोडक्ट वेरिएबल को किसी नई चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके अंदर की प्रॉपर्टीज को बदल सकते हैं। मतलब हम कीमत या रेटिंग को बाद में अपडेट कर सकते हैं। तो अब फाइनल चैलेंज, चलिए एक सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जरा सोचिए उन सभी डेटा टाइप्स के बारे में जो हमने अभी देखे हैं, यूजर नेम, फॉलोअर्स, और क्या कोई उन्हें फॉलो करता है या नहीं। और ये रहा सॉल्यूशन। ये एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाता है कि सब कुछ कैसे एक साथ काम करता है। इस प्रोफाइल ऑब्जेक्ट में एक स्ट्रिंग है, यूजर नेम, एक बूलियन है, इस फॉलो, और 2 नंबर्स हैं, फॉलोअर्स और फॉलोइंग। जो कुछ भी हमने सीखा वो सब एक ही जगह पर आ गया। तो आज का मेन टेक अवे ये है कि वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स हमें डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने की ताकत देते हैं, और यही जावास्क्रिप्ट में हर चीज की बुनियाद है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके किसी वेब पेज को इंटरैक्टिव कैसे बनाया जाए। मतलब क्लिक्स और बदलावों पर वो कैसे रिएक्ट करेगा। खैर, ये हमारी जर्नी का अगला कदम है।